सोनिया, तुम जानती हो बंदूक खाली है। मैं जानता हूँ, बाहर खड़ी पुलिस थोड़ी जानती है कि बंदूक खाली है। इश्क है तो रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेलिब्रिटी की, भाभी जी स्वीट स्वीट भाभी जी। चेन खुली की मेन खुली की चेन। कितने आदमी थे, बता ही देते हैं दर्शकों को कि आपने रना नायडू लिखा है, आपने इनसाइड एज लिखा है, शेखर होम भी लिखा है, और गांधी पर एक सीरीज जो आ रही है वो भी वैभव ने लिखी है। जब विलन ही नहीं है तो पंच कहां से आएगा? पिछले 20 सालों में हिंदी सिनेमा में विलन है ही नहीं। करण जौहर और आदित्य चोपड़ा साहब ने जिस तरह की फिल्में बनाई, कहीं ना कहीं डायलॉग्स हमारे जाने लगे। अमरीश पुरी साहब जो उन्होंने काम किया, उन्होंने तो क्या ही विलन थे वो, बट यहाँ तक आते आते वो बस कबूतर को दाना फेंक रहे हैं। प्रकाश राज साहब को आप लेकर आ गए साउथ से। दिल में जो सईद जाफरी और अनुपम खेर हैं, तो वो दोस गाइस वर रियल विलेंस। डायलॉग राइटर अलग होता है और कई बार वो सेट पे बैठ के लिख रहा होता है, क्योंकि एक्टर ने कहा मैं नहीं बोल सकता, मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे लिख दे भाई। हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हिंदी फिल्में अंग्रेजी में लिखी जाती हैं। उनको हिंदी आती नहीं, उनको बस वो फीलिंग आती है। ये डायलॉग बहुत बढ़िया है। कादर खान साहब से बढ़िया राइटर मुझे नहीं लगता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने आज तक देखा है। शराफत से गाली देना सिखाया, एक गाली कल्चर डायलॉग में आया, और ओटीटी ने वो स्पेस दिया आपको। अगर पंचायत नेटफ्लिक्स पे होता जी तो देख रहा है सुधीर, विनोद और बनराकस जो हैं वो गे होते। गांधी पर मतलब जितना पढ़ते उतना आप रोज नया कुछ जानते हैं। अभागे हैं वो लोग जो गांधी जी की महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। एवरी डे पीपल आर मेकिंग गांधी स्टैचू एंड शूटिंग हिम अगेन, एक्चुअली फिल्मिंग इट एंड पुटिंग इट ऑन सोशल मीडिया। मूर्खों, गांधी जी के सबसे बड़े आलोचक खुद स्वयं गांधी जी थे। नेहरू के भारत में जो भी बड़े हुए हैं वो उनसे ज्यादा मॉडर्न कोई नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार करो जी, है ना, नौकरी मत करो जी, बिजनेस करो, औरों को काम दो। नेहरू जी की गलतियों पे डिबेट्स होना चाहिए, इंदिरा गांधी जी की गलतियों पे डिबेट्स होना चाहिए, मोदी जी की गलतियों पे डिबेट्स होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि आप कितने बड़े भक्त हैं। बहुत बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। हेलो एंड वेलकम टू लेफ्ट राइट सेंटर। मैं हूं नितिन सुखीजा। आज जो हमारे मेहमान हैं उनके बारे में बताने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि याद करिए वो दिन जब आप सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में जाते थे और जब स्क्रीन पे कोई डायलॉग आता था तो बगल वाले कहते कि भाई क्या डायलॉग मारा है। तो वो जो डायलॉग मारा था वो वक्त वापस आया है। बड़े पर्दे पे शायद नहीं आया अभी, लेकिन छोटे पर्दे पर आया है, और उसको वापस लाने वाले कुछ लोगों में से एक वैभव विशाल मेरे साथ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है वैभव आपका, आप यहाँ आए। और बात यहीं से शुरू करते हैं जी कि साहब कि मतलब जैसे आप ही की बात है, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि एक फेस्टिवल में आप कह रहे थे कि जो सबसे फेमस डायलॉग है कितने आदमी थे, वो 3 ही शब्द है उसमें। हाँ, हालांकि मैं सबसे फेमस उसको मानता हूँ कि मेरे पास माँ है। तो जब भी मैं कहीं फंसा हूं मैं कहता हूँ तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है, खत्म बात खत्म। बट दैट कल्चर ऑफ having lines which people would remember, you know, they'll forget the story, they'll forget the before the line, they'll forget what happened after that line, but they'll remember the line, the dialogue. ये जो हमारे यहाँ प्रथा थी और इस प्रथा को बीच में कुछ हो गया था। और पहली बात तो क्या हुआ था आपकी नजर में, क्योंकि आप डायलॉग राइटर हैं, और दूसरी बात ये कि ये कॉन्शियस एफर्ट है उस आर्ट ऑफ डायलॉग राइटिंग को रिवाइव करने का, या ये नेचुरली आ गया? आपके सवाल में 2-3 हिस्सों में बांट के जवाब दूंगा जी। और मैं उस हिस्से को सबसे पहले लेकर आऊंगा जो शायद आप बाद में लेना चाहते, जो कि आपने कहा भी नहीं है, मगर वो जरूर चर्चा का हमारे वो हिस्सा बनता। मुझे अभी थोड़े दिन पहले कोई पूछ रहा था कि कैन एआई रिप्लेस यू गाइस? और एआई बहुत स्मार्ट है, एआई के पास दुनिया भर की जानकारी है। हम छोटे मोटे लोग हैं, छोटी मोटी जानकारी के साथ जीवन चला रहे हैं, उनके पास जानकारी का भंडार है। तो क्या वो हमें रिप्लेस कर सकते हैं? शायद कर सकते हैं, पर क्या एआई कितने आदमी थे लिख सकता है? नहीं। क्या एआई रिस्क है तो इश्क है लिख सकता है? नहीं। और मैं उसका जवाब आपको बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं।
हम जब लिखते हैं तो हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, कौन कह रहा है ये देखते हैं, किसको कह रहा है ये देखते हैं, किस संदर्भ में कह रहा है ये किस देखते हैं, टोनालिटी से बोलेगा, बिल्कुल किस टोनालिटी से बोल रहा है वो देखते हैं, परिप्रेक्ष्य क्या है वो देखते हैं। हम इन सारी चीजों को अपने दिमाग में आत्मसात करते हुए डायलॉग लिखते हैं। एआई मुझे नहीं लगता है जो डेटा पे काम वो कर रहे हैं वो उधर पहुंच पाएंगे, क्योंकि कितने आदमी थे कि हम अगर बात करें, और मैं उसकी बात ज्यादा करूंगा मेरे पास माँ है की जगह, क्योंकि मेरे पास माँ है वॉज अ पंची डायलॉग, बिकॉज उसमें आप वो जवाब दे रहे हैं। पर कितने आदमी थे इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज बीइंग सेड, हु इज सेइंग दिस, टू हुम, व्हेन, व्हाट हैज हैपेंड। एक बहुत बड़ी जीत हुई है अभी जय और वीरू की, ये तीनों आ रहे हैं वापस, कालिया और उसके साथ के जो दो हैं, और पहली बार हारा है गब्बर सिंह। उस कॉन्टेक्स्ट में कितने आदमी थे और कितने आदमी थे का जो सेटअप है वो बिल्कुल चल रहा है। आप देख नहीं रहे, वो बेल्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो करने के बाद जो आता है डायलॉग, वो कभी भी मुझे नहीं लगता है एआई सरीखा कोई जो अभी नई नई चीजें आ रही हैं वो रिप्लेस हो पाएंगे। पर ये आपका सवाल नहीं था, मैं आपके सवाल का अभी भी जवाब दूंगा। तो एक तो ये कि भाई ये जो डायलॉग राइटर्स लिखते हैं तो बिल्कुल सोच समझकर, जान कर लिखते हैं। देखिए ये नहीं है कि भाई हम लिखेंगे कोटेबल बन जाएगा, ये नहीं होता है, बट एहसास होता है उस वक्त कि भाई ये जो है ये पंच के साथ मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, और ये शायद काम करेगा। नहीं करेगा तो भी कोई बात नहीं है, मैं एक ऑर्गेनिक डायलॉग लिख रहा हूं, लेकिन हो सकता है उसमें काम कर जाए। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, पर उसके पीछे इतनी मेहनत जाती है। देखिए अगेन आई कैन टॉक अबाउट रिस्क है तो इश्क है, जिस तरह से हर्षद मेहता का कैरेक्टर उसको कहता है वो बहुत नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है। वो पत्नी कहती है इश्क है तो रिस्क है, और वो उसके बाद वो कहता है रिस्क है तो इश्क है। तो लेकिन वो स्थापित कर रहा है उस पॉइंट को जब हर्षद मेहता का राइज शुरू होने, जब उसने रिस्क लेना शुरू किया। एग्जैक्टली, दैट्स हिज लाइफ। एग्जैक्टली। और इसीलिए वो डायलॉग प्रतीक गांधी ने बड़े प्यार से बोला था, डायलॉग ही नहीं बनाया था। मैंने जब लिखा था, मैंने आई गिव प्रतीक द क्रेडिट, मैंने जब लिखा था और जब मैं नरेट करता था तो मैं बड़े ही उसको अंदाज से बोलता था। प्रतीक एब्सोल्युटली अंडरप्लेड इट, एंड इट गोज टू प्रतीक क्रेडिट, हंसल मेहता क्रेडिट। हंसल सर क्या बेहतरीन डायरेक्टर हैं, क्या बेहतरीन समझ है उनको कैरेक्टर्स की, राइटिंग की, डायलॉग्स की। करण व्यास जिन्होंने मेरे साथ आगे लिखा, उनको भी बहुत ज्यादा मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, डायलॉग्स को जिस तरह से उन्होंने संवारा। तो ये सब जब मिला तो फिर रिस्क है तो इश्क है, जो एक सिंपल सी लाइन मैंने लिखी थी और मैं बड़े ही अंदाज के साथ उसको प्रेजेंट करता था, वो बिल्कुल अलग उन्होंने बना दिया, एंड ही मेड इट डायलॉगी। इट वाज नॉट रिटन टू बी कंप्लीटली डायलॉगी, बट इट हैड अ कॉन्टेक्स्ट, and despite not performing it, he made it the most performative thing about the entire series. The series is called Scam 92. Yeah, the series is called I have not deliberately not mentioned the work he's done, because we'll keep talking it and we'll keep opening प्याज की परतें हम एक एक करके उभारते रहेंगे, क्योंकि पहले ही सब बता दें कि फिर आप आगे रुकेंगे नहीं हमें देखने के लिए। बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, the series is called Scam 1992 and I was the dialogue writer of Scam 1992. तो हाँ, तो उस तो ऐसा नहीं है कि वैसे डायलॉग्स अभी नहीं लिखे जा रहे हैं या कॉन्शियसली हम लोग, मगर हाँ नहीं लिखे जा रहे हैं ये भी नहीं है, मगर हम लोग कॉन्शियसली लिख रहे हैं ये भी नहीं। क्योंकि आप अगर ये सोच के डायलॉग लिखने लगोगे कि भाई इसको मीम बनना है, तो फिर आप विल फॉल फ्लैट। वो नहीं करना है। बट एट द सेम टाइम जो मेरे गुरु लोग हैं जिनकी मैं हमेशा चर्चा करता हूँ, वो चाहे सलीम जावेद साहब हों, चाहे कादर खान साहब हों, और कादर खान साहब से बढ़िया राइटर मुझे नहीं लगता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने आज तक देखा है। मैं बहुत जब भी उनके बारे में सोचता हूँ, उनके जब when I see the body of work that he has had, it is amazing what he has managed. उन्होंने शराफत से गाली देना सिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी उपमाएं दे करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि स्कूलों में जब वो अलंकार पढ़ाते हैं तो उनको और किसी की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, बस कादर खान नाम से एक चैप्टर कर दें, चाहे वो उपमा अलंकार हो, चाहे श्लेष अलंकार हो, अनुप्रास अलंकार हो, वो यमक हो, कादर खान साहब के पास सब था और बहुत बढ़िया था।
तो उन लोगों को कहीं ना कहीं उनकी आत्माएं मंडराती रहती हैं हमारे आसपास, और कहीं ना कहीं आप उनकी आराधना करते हैं, उनको आप चाहते हैं कि भाई आपके भीतर आ जाएं, बट इट इज नॉट डन कॉन्शियसली। नाउ टू आंसर द अदर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि बीच में रुक क्यों गया था। अब मैं कुछ ऐसी बात बोलूंगा जो शायद बहुत भली नहीं लगे सबको, पर बिकॉज यू नो इट ऑल्सो हैज मेड हिंदू सिनेमा इनटू व्हाट इट इज। करण जौहर और आदित्य चोपड़ा साहब ने जिस तरह की फिल्में बनाई, अच्छी फिल्में बहुत चली, खास तरह का उसमें एक लैंग्वेज था, एक ग्रामर था, बट कहीं ना कहीं डायलॉग्स हमारे जाने लगे। वो अगर आप याद कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं था ना, कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल हो गया, कॉन्फ्लिक्ट रोमांस को लेके हो गया। तो विलन गर्लफ्रेंड का बाप है जो खाली इसलिए विलन है कि दे नहीं रहा, छोड़ नहीं रहा उसको, मतलब बाद में वो भी बाद में अच्छा हो जाता है। तो फिर बाद में गर्लफ्रेंड का बाप भी विलन बनना बंद हो गया। सब कुछ अच्छा अच्छा, बिल्कुल सब कुछ अच्छा अच्छा। मतलब जो देखिए दिल में जो सईद जाफरी और अनुपम खेर हैं, और जो उन्होंने जिस तरह की एक्टिंग की है, और जिस तरह से अनुपम खेर ने जो अपनी उनकी जो भाव भंगिमाएं हैं, तो वो दोज गाइस वर रियल विलन्स, वो भी विलन ही थी। फिर अमरीश पुरी साहब जो उन्होंने काम किया, उन्होंने तो क्या ही विलन थे वो, बट यहाँ तक आते आते वो बस कबूतर को दाना फेंक रहे हैं, और बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, सेनोरिटा बस ये एक डायलॉग और कुछ है ही नहीं, और आगे जाके वो भी खत्म हो गया। तो मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, पर जिस तरह की फिल्में बनाई गई ना उस वक्त 90 के दशक में, वो कहीं ना कहीं उन्होंने डायलॉग को किल कर दिया। हीरो को बनाने के चक्कर में हमने डायलॉग्स को कहीं ना कहीं तो मिटा दिया। मैं इस बात पे बिल्कुल सही बात आपने पकड़ी है, और इसको अगर हम वैसे ले जाएं कि सिनेमा जिस तरह से हमारा बन रहा था, जब कयामत से कयामत तक आई, मैंने प्यार किया आई, वहां से एक तरफ, उसके बाद अर्ली 90s में अजय देवगन भी आए, सुनील शेट्टी भी आए, अक्षय कुमार भी आए, उसको वहां कॉन्फ्लिक्ट होता था जी। पर रोमांस में कॉन्फ्लिक्ट वही था कि माँ बाप नहीं मान रहे हैं। तो वो जब विलन ही नहीं है तो पंच कहां से आए? बिल्कुल। आज मैं अपने आप को कितने डायलॉग बोल दूंगा, बिल्कुल, किससे पूछूंगा कितने आदमी थे, मतलब आदमी नहीं है वहां पे, तो किससे पूछूंगा? तो मुझे लगता है वो बात सही है कि शायद सिनेमा भी बदला उस तरह से, काफी सिनेमा बहुत हद तक बदल गया ना। आप एक बात बताइए, और मैं हमेशा इस बात को पूछता हूँ, अमरीश पुरी साहब के बाद कौन सा विलन है जिसके आप बारे में बोल सकते हैं? आप देखिएगा कि पिछले 20 सालों में हिंदी सिनेमा में विलन है ही नहीं, और उसके बाद आप उठा के किसी को विलन बना रहे। प्रकाश राज साहब को आप लेकर आ गए साउथ से, सोनू सूद साहब को आपने एक आध फिल्म में, तो हीरो ही विलन है, और अब तो हीरो ही विलन है, अब तो विलेनी इज बीइंग द बैड गाय सेलिब्रेटेड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो कहीं ना कहीं वो, देखिए एक जमाने में जब आपको आपने हम अगर देखी है, तो उसमें वो जो जिस तरह से बख्तावर चिल्लाते हैं, वो अपने बाल हिला करके, मेरे तो बाल बचे नहीं, लेकिन हाँ मतलब बिल्कुल कि बख्तावर, नहीं उसमें अन्नू कपूर का जो रोल है, बिल्कुल बख्तावर के अलावा वो जो भाभी जी स्वीट स्वीट भाभी जी, बिल्कुल, तो वो याद है क्योंकि वो इतना कमीनेपन से बोला गया है, बिल्कुल, कि वो आपको याद रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो एक शब्द का डायलॉग है, ये भी डायलॉग है, बख्तावर भी डायलॉग है, बिल्कुल, क्योंकि इस तरह से बोला गया, जब बोला गया, जहां बोला गया, जिसको बोला गया, और याद है, एग्जैक्टली। तो वो हमने बंद कर दिया, हमने विलन को बंद कर दिया, हमने वो सिचुएशंस जो होते थे अच्छे बंद कर दिए, डालना बंद कर दिया, और हमने लिखना भी बंद कर दिया कहीं ना कहीं। अगर सत्ते पे सत्ता आपको याद है, उसमें जो चेन खुली की मेन खुली की चेन है, क्या मतलब है इसका? कुछ मतलब नहीं, लेकिन it was the most beautiful thing about the film, apart from Babu, who I thought was the best villain ever. एक फिल्म आई थी 2000s में, आके चली गई बेचारी, उसको झंकार बीट्स जी, उसमें रेफरेंसिंग थी डायलॉग्स की जी, है ना, कितने आदमी थे, होली कब है होली। तो मुझे उस फिल्म में मजा ही आया था कि पूरी फिल्म वैसी थी जैसे हम लोग बात करते हैं ना, वहां के दो डायलॉग्स हैव रिमेन्ड विद अस। सो व्हेन यू वांट टू से समथिंग इंपॉर्टेंट, जो अलंकार वाली बात है, आप वहां से एक लाइन उठाते हैं कि जाने दो विजय। जैसे मैं अभी भी अक्सर लोगों से बात करता हूँ, जब जैसे हमारे एक मित्र हैं, वो
तैयारी नहीं करते अपने काम की पूरी। जी। जैसे आप बोल रहे थे ना कि भाई लोग आजकल तैयारी नहीं करते हैं, वो एआई से निकाल लिया और जाके बैठ गए, बात करने लगे। बिल्कुल। तो उनको मैं कहता हूँ कि भाई सोनिया, तुम जानती हो बंदूक खाली है, मैं जानता हूँ, बाहर खड़ी पुलिस थोड़ी जानती है कि बंदूक खाली है। बिल्कुल। तो वो एक्चुअली मुहावरे बने हैं, वो बिल्कुल। सारे डायलॉग्स मुहावरे बन गए हैं। बिल्कुल। अब तो अब मैं आपसे अगली बात ये करता हूँ कि आपने बता ही देते हैं दर्शकों को कि आपने रना नायडू लिखा है, जो नेटफ्लिक्स पे छाया रहा काफी वक्त तक। आपने इनसाइड एज लिखा है, और शर्लक होम्स पर आधारित केके के साथ शेखर होम भी लिखा है, और गांधी पर एक सीरीज जो आ रही है वो भी वैभव ने लिखी है। तो वैरायटी ऑफ वर्क है। दो इसमें ऐसे सीरीज हैं जो घर में कोई घुसता है तो ऑडियो ऑफ करना पड़ता है या बंद करना पड़ता है, क्योंकि जितने शरीफे दिखते हैं उतने इनके शब्द नहीं है। तो वो जो एक गाली कल्चर डायलॉग में आया, और ओटीटी ने वो स्पेस दिया आपको, क्योंकि उससे पहले टेलीविजन तो खत्म हो चुका था। टेलीविजन में सास बहू के आने के बाद मैं तुलसी तेरे आंगन की, बस तुम मेरी तरफ देख लो, आशीर्वाद दे दो तो मैं जीवन गुजार दूंगी, उस तरह के डायलॉग चल रहे थे ना। तो जब ये आया, जब ये मौका प्लेटफॉर्म खुले, तो राइटर्स को भी लगा भाई हम खेल सकते हैं। ऑडियो प्लेटफॉर्म्स आए। फिर कुछ जगह तो जरूरत है, कुछ जगह कई बार होता है हम और आप आपस में खुद भी गुस्से में होते हैं, तो मुंह से गाली एज एन एक्सप्रेशन निकल जाती है। यू नो, देयर इज नोबडी, यू आर नॉट अब्यूजिंग एनीबॉडी। आप किस्मत पे भी आपके मुंह से गाली निकल जाती है, दैट्स एन एक्सप्रेशन। वो चाहे हिंदी में निकले चाहे अंग्रेजी में निकले, पर फिर वो एक टूल बन गया, ठीक है ना। तो वो टूल बन गया, तो अब उसके अराउंड डायलॉग्स क्रिएट करने जाने लगे कि आपके अंग विशेष में ऐसा करके ठांस देंगे तो फिर आपके अंग विशेष से ऐसा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो वहां कितना नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि मैं और ये खुल के बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं अब नहीं लिखने जा रहा हूँ किसी प्लेटफॉर्म के लिए, कि अब जो टेलीविजन का हाल था स्क्रिप्ट देखने वालों का, वही क्राउड जो है वो मोस्टली ओटीटीज में पहुंच चुका है। तो वो जो आपको जज कर रहे हैं आपकी राइटिंग, वो कितना पढ़े लिखे हैं, अब उस पर सवाल वापस उठाया जा सकता है। तो ये लाइन कहाँ आप ड्रॉ करते हैं कि राणा नायडू जो है इस वक्त गाली देगा और इस वक्त नहीं देगा, क्योंकि वो मूलतः रोज गालियां नहीं देता है। या जो क्रिकेटर्स हैं, जिसमें बहुत बढ़िया वो एक उत्तर प्रदेश का कास्ट सिस्टम बहुत खुल के दिखाया गया, मुझे सबसे अच्छी चीज इनसाइड एज में वो लगी थी। बिल्कुल। नॉट द सेक्स सीन्स, नॉट द गालीज, बट दैट होल कनौजिया and Amit Syal's character and Siddharth's character. Sorry. So that was the best thing that I know I found about it, and the conversation between them. ये लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं कि साहब देखिए वो एक भूख है, गाली देंगे तो चलेगी तो है, ये तो पक्की बात है ना, सीरीज तो हिट होगी, तो कहाँ छोड़ दें। अच्छा, एक दे रहा है एक नहीं दे रहा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहाँ आप लाइन ड्रॉ करते हैं? मैं ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूं। देखिए, कहीं ना कहीं गलतियां हुई, और जब आपको एक खुला वातावरण दे दिया गया, आपको खुली छूट दे दी गई, तो मुझे लगता है कि हम जो क्रिएटिव लोग हैं, जो अपने आप को क्रिएटिव समझते हैं, डायरेक्टर हों, राइटर हों, एक्टर्स हों, हमें उस स्पेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए था। परंतु जो लोग इसको गवर्न कर रहे थे, जिन लोगों ने शुरुआत की, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे गलतियां हुई हैं, जो उन्होंने इतना खुला बना दिया। तो अति सर्वत्र वर्जित, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उससे प्लेटफॉर्म्स इम्पैक्टेड हुए, और कहीं ना कहीं उससे स्टोरी टेलिंग इम्पैक्टेड हुई। मैंने राणा नायडू में बहुत अच्छी लाइंस लिखी हैं। मैं हैदराबाद जाके मैंने दक्कनी पकड़ी और दक्कनी कैरेक्टर्स के लिए लिखा, हैदराबादी में लिखा। और अगर मुझे जाना जाता है राणा नायडू के की एंगुलैरिटीज के लिए,
तो ये मेरे लिए एज अ राइटर बहुत खुशी की बात नहीं। तो मुझे लगता है कि वी शुड हैव ड्रॉन द लाइन समवेयर आवरसेल्व्स एंड सेड नहीं भैया, दिस फार एंड नो फर्दर। वी डिड नॉट डू दैट। और उससे क्या हो गया कि भाई अगर आपको आपका ही क्रिएटिव प्रोडक्ट क्रिंज लगने लगे तो कहीं ना कहीं परेशानी, यू नो। और मैं मेरे क्रिएटिव प्रोडक्ट की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे, हाँ इंडस्ट्री की बिल्कुल, बात हाँ हो गई। मैं यहाँ मेरे क्रिएटिव प्रोडक्ट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बट कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ऐसे थे जो मैंने देखे जो मुझे बहुत ज्यादा एज अ राइटर तकलीफ दे रहे थे कि भाई ये क्या, यहाँ पे क्या जरूरत है इसकी। भाई एक चल गया तो फिर वो भेड़चाल, हाँ, वही बिल्कुल, बात हाँ, जो तो फिल्मों में हो रही, भेड़चाल हो गई ना, भेड़चाल हो गई। और उसमें क्या होता है ना कि पहले वाले ने 2 किया, दूसरे वाले ने 4 किया, तीसरे वाला 8 कर रहा है, फिर 16, फिर तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है ना। फिर तो आप वही दिखा रहे हो, और जब आप वही दिखाओगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े लोग जो बड़ी जगहों पर बैठे हैं वो देखेंगे, और वो देखेंगे तो नैतिकता को छोड़ दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोलेंगे ना कि भाई क्या कर रहे हो, ये ज्यादा हो रहा है। And somebody has to point that the emperor is not wearing the right clothes, or wearing no clothes, you know. yes. Somebody has to point out that the emperor is wearing no clothes, and if it takes ministers to say so, then it, so be it. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी मिनिस्टर ने कहा है कि भाई इसको नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या एक सजेशन आया है कि भाई आधार कार्ड देखो, दिखाओ तो तब देखने को मिलेगा कंटेंट। हर आदमी के पास इजीली अवेलेबल है। करेक्ट, हाँ। एक बात, अब देखिए ये जोक हो गया है कि पंचायत के बारे में ये जोक था कि अगर पंचायत नेटफ्लिक्स पे होता जी तो देख रहा है सुधीर, विनोद और बनराकस जो हैं वो गे होते जी। और सचिव जी का और सरपंच जी की लड़की का एक सेक्स सीन जरूर होता जी। अब चूंकि वो भले गांव है तो क्या गांव सेक्स होता है, जाहिर सी बात है, जरूरी है दिखाना क्या, यही जो बात है कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी, जहां जरूरी है भाई वो जरूरी है, जहां नहीं जरूरी है वहां क्यों करना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अति वाली बात हुई। हाँ, और वो मुझे लगता है, और उसमें मैं किसी एक प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा क्योंकि नहीं सब ये वो वाला प्लेटफॉर्म है जिसपे मिर्जापुर आया था। बिल्कुल, हाँ। तो क्या करेंगे, हाँ, बिल्कुल, सभी हैं, हाँ, सभी बराबर। और मुझे लगता है कि हम थोड़ा भावनाओं में बह गए और हमें लगा ठीक है चलो डालते हैं। तो राणा नायडू सीजन 2 में हमने जरूर रेन इन किया उसको, और मैंने बहुत खुशी लिखा। मैंने बिल्कुल आई हैड नो आंगस्ट, नो एंगर दैट अरे ये हमें कम करना है या इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अब इस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। I found it's not really a problem. I thought that no, we must rein it in, and I was happy with the product, So I'm actually, this may not make me Mr. Popular, in my immediate circle, of writers, and my writer friends may not absolutely agree with me, but I had no problem, reining myself in and controlling the number of abuses that were going on a per minute basis. I think it was important that we rein that in, और इसलिए, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल रुक गया। आप अगर देखिए नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल, हाँ ऐसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी था भाई। जहाँ जरूरी लगता है वहाँ आता है तो नेचुरली लगता है कि हाँ ये ठीक है। और ये बात सेंसरशिप की नहीं है सर, ये मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर लोग इसको सेंसरशिप का वो बना दे, हुआ बना दे, या ये कह दे कि नहीं ये फला मिनिस्टर ने कहा है और हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं लेकिन कहा उन्होंने, ये सब गलत बातें हैं। I think this was the need of the hour because people were going ballistic. People were going berserk. I have seen OTT series that I was not really enjoying. I would not have wanted my son to see. So yeah, again this is not a moralistic take. ये मैं नैतिकता का या नैतिक शिक्षा का पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ। मुझे बस ऐसे ही लगा कि भाई from the narrative perspective this was not really working. Sorry. सही बात है। चूंकि हम डायलॉग्स की बात कर रहे हैं एक बार तो इस छोर को पकड़े रहते हैं थोड़ी देर और। मुझे नहीं मालूम कि दुनिया में जितनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं कहीं और डायलॉग राइटर अलग से होता है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में है जी, जहां पे स्टोरी एक आदमी लिखता है, स्क्रीन प्ले एक आदमी लिखता है, स्क्रीन प्ले पे नाम पे एक पैरा या 4 लाइन लिख के आ जाती हैं कि रमेश उठ के वहां गया और रमेश ने सुरेश से कहा, और अंग्रेजी में आता है कि शायद कि रमेश टोल्ड सुरेश
that I like your watch and Suresh happily took out the watch and gave it to him. अब इस पे 5 मिनट लिखना है, आ गया अगला सीन आ गया, आपके 5 मिनट का सीन होना है जी। तो रमेश कहाँ किस मूड में है पता नहीं, सुरेश किस मूड में है पता नहीं है, और ये स्क्रीन प्ले है जी। अब हमारी फिर उसका एक डायलॉग राइटर आता है जी, जिसका काम एक्चुअली सबसे कम होना चाहिए, जिसका काम होना चाहिए कि अंग्रेजी में लिखे हुए डायलॉग्स को चलो उस जबान में तर्जुमा कर दो, उसका अनुवाद कर दो जहां की वो फिल्म बननी है या सीरीज बननी है जी। अब क्या हो गया कि सारा काम उस बेचारे का है जी। फिर वो लिखता है, उसको जो समझ में आता है कि भाई रमेश जो है वो जलंधर से आया है, तो रमेश है और रमेश नहीं है, तो रमेश ने थोड़ा पंजाबी अक्षर, और तेरी कड़ी बड़ी अच्छी है ऐसे कहा, और सुरेश ने ऐसे कहा, फिर बात हुई, फिर उन्होंने रमेश ने कहा तेरे घर से दारू नहीं है, तो क्योंकि पंजाब से आपने सोच लिया कि आया जलंधर से का पीछ वगैरह वगैरह, आपने कैरेक्टर बना लिया, उसके हिसाब से बातें लिख दी। फिर जब आप वापस गए तो पता लगा साहब जब स्टोरी लिखी गई तो बताया गया तो रमेश तो पूर्वांचल से है जी। ये होता है जी। पहली बात ये कि हमें ही क्यों जरूरत है, हमारे यहाँ एक ही आदमी पूरा स्क्रीन प्ले, जिससे वहां तो डायलॉग अलग से बोला ही नहीं जाता ना, कहीं भी स्क्रीन प्ले ही होता है, दैट इंक्लूड्स द डायलॉग्स जी। और मुझे लगता है कि वो बहुत बेहतरीन तरीका है कि अगर एक ही आदमी कंसीव करके पूरा सब कुछ लिखे जी। और वो ऑडियो पे कट लिख सकता है फिर जी। जी। कि यहाँ से उसने कुछ बोला और वहां से अगला सीन शुरू हो गया, वो तो पूरे उसको सीक्वेंस को बांध सकता है। पर सिर्फ एक इकलौती जगह है जहां पे डायलॉग राइटर अलग होता है और कई बार वो सेट पे बैठ के लिख रहा होता है, क्योंकि एक्टर ने कहा मैं नहीं बोल सकता, मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे लिख दे भाई, तो वो लिख रहा होता है। तो एक तो आपका फ्रॉम बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, हैविंग वर्कड विद डिफरेंट पीपल हु मेड फिल्म्स एंड पीपल हु मेड सीरीज एंड एवरीथिंग, कि हम ही विश्वगुरु क्यों हैं डायलॉग राइटिंग के मामले में, और प्रोफेशनलिज्म कितना है राइटिंग में प्योरली। बाकी जगह पे तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि कॉल शीट होती है, सेट पे होता है, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ राइटिंग डिपार्टमेंट का जो प्रोफेशनलिज्म है और उस पे पकड़ स्क्रिप्ट के लॉक होने तक की हो गई तो हो गई, बस ये है, फिर मतलब यही बनेगा जी। ये कितना फर्क है और कैसा होना चाहिए जी। हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हिंदी फिल्में अंग्रेजी में लिखी जाती हैं, सोची भी अंग्रेजी में जाती है और सोची भी अंग्रेजी में जाती हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी, उर्दू में लिखे जाते थे, धर्मेंद्र वगैरह तो उर्दू में ही पढ़ते थे, दिलीप कुमार उर्दू में पढ़ते थे, मगर फिर वो फाइनल ड्राफ्ट तरीके सॉफ्टवेयर आ गए, फिर लोग अंग्रेजी में लिखने लगे, फिर हिंदी भी रोमन में लिखने लगे, और अभी वही हो रहा है। तो फिर अंग्रेजीदार लोग ही इसको चलाने लगे। तो डायलॉग राइटर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि शुरुआत में बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व रहते हैं राइटिंग में, वो उनको हिंदी आती नहीं, उनको बस वो फीलिंग आती है कि भाई हम ये डायलॉग बहुत बढ़िया है लगा था कि इसको नोट किया जाए, ये इसकी रील मीम सब बनेगा कि उनको हिंदी नहीं आती, उनको सिर्फ फीलिंग आती है नहीं, तो बिल्कुल उनको हिंदी नहीं आती है, उनको हिंदी नहीं आती है, उनको सिर्फ फीलिंग आती है, और फिर वो फिल अप द ब्लैंक करने के लिए फीलिंग्स को हम जैसे लोगों को बुलाया जाता है, और हम फिर आकर उसको नुआंस उसमें डालते हैं। और आपने सही कहा, वो इतने को हमको इतना बनाना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं बनाएंगे तो आई एम फेलिंग एज अ राइटर, तो वो करना पड़ता है। और I am not complaining because this is how things are. No. So the next part of the question is, which I think will help you. कभी नहीं आया कि इतने पैसे में काम तो इतना करा नहीं, वो तो हमेशा आता है, वो वाली फीलिंग तो हमेशा आती है कि भाई, लेकिन जो रोमांस है ना लिखने का, जो मजा जो आता है ना लिखने में, और जो रात को जो नींद आती है प्यारी वाली, उस नींद के लिए, उस रोमांस के लिए इतने पैसे में इतना करने में भी मजा आता है ना। बिल्कुल। तो आई डोंट कंप्लेन। मुझे लगता है कि मैं दुनिया के उन बहुत लकी लोगों में से हूं जो पसंद करते हैं वो करने को मिल रहा है उनको। तो मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मुझे मेरे मन का काम करने को मिल रहा है और उसका कोई पैसा भी दे रहा है, तो मैं क्यों ना करूं।
और सच में अगर मुझे इतना की जगह इतना करना पड़ रहा है, पर मैं तो चाहता हूँ करना, तो therefore I don't complain. I really enjoy writing, and I don't think I will ever complain, because this is how things are. I don't think I can change the system, and why would I change the system? मुझे सिस्टम चेंज ही नहीं करना, अभी यही है, चलो यही करेंगे, पर अपना काम दिल लगा के करेंगे। और जो नहीं करना है वो नहीं करेंगे। बिल्कुल, जो नहीं करना वो नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से एक वो लाइन जो क्योंकि आपके काम में वो झलकता है कि मैं एक तरह का काम कर सकता हूँ कि भाई मुझे स्पिन बॉलिंग आती है, स्पिन करा लो मुझसे मत बोलो कि तुम दौड़ के आओ आधी पिच से और फास्ट करो, मैं नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। मैं बताऊं, मुझे मेरी सबसे बड़ी जीत क्या लगी है इंडस्ट्री में आने के बाद, और पिछले 7-8 साल से 10 साल से जो काम कर रहा हूं, मेरी सबसे बड़ी विक्ट्री, मेरी सबसे बड़ी विन है ना बोलना। आज से 10 साल पहले मैं ना नहीं बोल पाता, मैं सब काम ले रहा था, सबसे काम ले रहा था, और जहां जहां शोषण हो रहा था वहां वहां शोषित भी हो रहा था, अपना शोषण करवा रहा था। Now I've reached a stage where I can afford to say no to people, and to say no to people that I have loved and admired, and I love their work, is tougher, But I have really, really, felt very good about it, because then that means that मैं आज इस मुकाम पे पहुंच गया हूं कि मुझे जो काम नहीं करना है मैं नहीं करूंगा, जो काम करना है वो करूंगा, और उस काम से मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, काफी है। क्योंकि वो जरूरी है कि भाई आप अपनी परिधि में रहे, अपनी सीमा में रहे, और इतना ही काम करके मुझे अगर खुशी मिल रही है, पैसे ठीक ठाक मिल जा रहे हैं, तो मुझे उसके आगे जाना ही नहीं है। कुछ लोग जाना चाहेंगे वहां पे, पर आई एम हैप्पी विद दिस, आई एम हैप्पी विथ व्हाट इज कमिंग माय वे, एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ आई एम सेइंग नो टू अ फ्यू पीपल, सेइंग नो टू सम वर्क, इन सम केसेस लॉट्स ऑफ वर्क, इट्स फाइन, इट्स फाइन, बिकॉज एज राइटर व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू मी इज द पीस ऑफ माइंड। अगर लगातार वो नॉइज होता रहेगा, मेंटल नॉइज होता रहेगा, तो फायदा नहीं है मुझको एज अ राइटर। आई डोंट वांट दैट मेंटल नॉइज, आई वांट पीस। बिकॉज क्या है ना, हम ऑलरेडी इतने सारे पात्रों को जी रहे होते हैं एक साथ, और कभी भी एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं होता है, 2 या 3 प्रोजेक्ट पे साइमल्टेनियसली काम होता है, तो आपको शिफ्ट भी करना पड़ता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है। एग्जैक्टली, स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, और आप कई सारे, और हर प्रोजेक्ट में मान लीजिए 10, 12, 15 कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, एंसिलरी कैरेक्टर भी होंगे ही, तो आप घूम रहे हैं उनके बीच में, उनका जीवन आप जी रहे हैं, और कई बार आप घुस जाते हैं। आप भले ही वो बने नहीं, राणा नायडू लिखते हो मैं राणा नहीं बन जाऊंगा, बट कहीं ना कहीं उनकी जो एंगुलरिटीज है वो आप लिव कर रहे हैं। सिमिलरली देयर 2 or 3 प्रोजेक्ट्स हैपनिंग, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे होते, दैट मेंटल नॉइज विल कीप इंक्रीजिंग इफ यू कीप टेकिंग वर्क। सो आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल डू ओनली द वर्क दैट आई वांट टू डू, एंड दैट विल कीप मी हैप्पी, दैट विल कीप मी सेटिस्फाइड, एंड दैट विल कीप मी ऑन ट्रैक। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पहले भी कहा, कि फॉर मी दैट नैरेटिव, बिल्डिंग अप दैट नैरेटिव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन बिल्डिंग अप स्टैक्स ऑफ मनी। सो बिल्डिंग अप द नैरेटिव, जो लेटेस्ट नैरेटिव आपका बनाया हुआ हमें देखने को मिलेगा, कब मिलेगा गांधी देखने को? एपिसोड्स अभी एडिट हो रहे हैं, 2 एपिसोड तो पूरी तरह तैयार हो गए थे, और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर उनको दिखाया भी गया, काफी पसंद किया लोगों ने। बाकी अभी एपिसोड्स एडिट हो रहे हैं, तो जल्दी ही किसी न किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म 2026 में, मतलब हमको उम्मीद है कि 2026 में आ जाए। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पब्लिक नहीं अनाउंसमेंट हुई है, तो नहीं ठीक है, इट्स फाइन। तो गांधी के प्रोसेस पे तो हम बात कर ही सकते हैं ना, लिख के बन भी गया है तो बात तो हो ही सकती है। जैसे मेरा मानना है, और विद नो ऑफेंस, शायद गांधी देखने के बाद मैं अपने विचार बदल लूं, कि पिछले कई साल में गांधी पे बहुत काम हुआ है। गांधी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप, जो लोग पढ़ते हैं गांधी को, जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं उनकी, और उनके बारे में पढ़ा है, और जो किताबें आपने मेंशन की थी गुहा साहब की, मैंने पढ़ी है, मेरे घर में हैं, और सही बात है कि वो शायद गुहा साहब ने भी दोबारा नहीं पढ़ी होंगी। तो गांधी पर मतलब जितना पढ़ते हैं उतना आप रोज नया कुछ जानते हैं। बहुत काम हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि गांधी को सरलता से पिछले कम से कम इस सदी में तो सिर्फ एक आदमी ने दिलों तक पहुंचाया था, गांधीगिरी के जरिए। जी। वो एक नया टेक था गांधी पे। जी, बिल्कुल। मुझे बहुत पसंद आया कि यार ये रूप गांधी मजाक कर रहे हैं मुन्ना के साथ हर वक्त। जी, बिल्कुल। समझा भी रहे हैं, बिल्कुल, पर वो समझा रहे हैं तो वो बात समझ में आ रही है कि जो गांधी स्टेल हो रहे थे, जो गांधी विचारधारा स्टेल हो रही थी, जो
यार ठीक है राष्ट्रपिता हैं, उसको जीवंत राजकुमार हिरानी ने और अभिजात जो ने किया, उसको लिखा, तो मुझे लगा इट वाज वेरी डिफिकल्ट राइटिंग बट फॉर मी टू इमेजिन राइटिंग एंड क्रिएटिंग दैट कैरेक्टर, एंड देन केम टाइम when suddenly every day people are making Gandhi statue and shooting him again, actually filming it and putting it on social media, discrediting him every day for saying that we don't accept him, why is he the father of our nation, and saying all sorts of things about him. क्योंकि अभी बहुत लंबी बात खुल के होगी तो फिर बहुत आगे पहुंच जाएगी, कहीं और पहुंच जाएगी बात। ये क्रिएटिवली हम वापस, चूंकि हम उस पर लिमिट होकर बात कर रहे हैं, पर जब उस चरित्र को उस पर वापस काम करने का बीड़ा एक आदमी उठाता है, और हंसल की जय जयकार है इस मामले में कि उन्होंने बीड़ा उठाया और उसको लिखने का दायित्व आप पे आता है। प्रेशर रहा होगा, जाहिर सी बात है। और दो चीजें, मैं लंबा सवाल मैं उसको सिर्फ फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा सा डायलॉग निकल जाए मेरे मुंह से। दो चीजें दिमाग में आती है कि भाई एक तो हर आदमी के अंदर था कि यार मैं कुछ नया कर जाऊं गाने के साथ, ठीक है ना, वो मसाला वाला मामला होता है कि, और एक होता है कि लेट मी लुक एट हिम फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस, लेट मी लुक एट हिम की एंड प्रेजेंट इट टू द वर्ल्ड कि तुम नहीं जानते गांधी ये भी था। हालांकि गांधी इतनी बार प्रेजेंट हो चुके हैं दुनिया के सामने, आप क्या नहीं जानते हो, आपने उनकी किताब पढ़ ली, आपको पता है कि 13 साल की उम्र में क्या किया था, 14 साल की उम्र में क्या किया था, लंदन में थे तो क्या किया था, साउथ अफ्रीका में तो क्या किया था, कौन से अखबार में लिखते थे, कौन सी वकालत करते, सब पता है। तो ये जो मेहनत थी, एक होता है रीटेलिंग ऑफ अ स्टोरी, एक होता है फिगरिंग आउट मोर थिंग्स व्हिच वर नॉट टोल्ड इन द स्टोरी। तो what led to the making of the Gandhi series? तो पहले तो मैं आपके हिरानी साहब के जो आपने चर्चा की उस पर अपने विचार देना चाहूँगा। देखिए, वैसी राइटिंग मुझे लगता है सदियों में आदमी एक बार कर सकता है। जो अभिजात और राजकुमार हिरानी ने मिलकर किया है, गांधीगिरी कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, आई थिंक ये अनदर लेवल ऑफ जीनियस है। और मेरे जैसे लोग बस कोशिश करते रहेंगे कि हम उस लेवल तक पहुंच सकें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान होगा पहुंचना, या कभी पहुंच पाएंगे भी। और मुझे ये बात एडमिट करने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ राइटिंग है, और ये सोच विचार ये सोच लेना और निकाल लेना और गांधीगिरी जैसे कॉन्सेप्ट को बताना, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और ये कर पाएगा, कोई और यहाँ तक पहुंच पाएगा। एंड हैट्स ऑफ टू देम फॉर दिस। हमने जो गांधी लिया, हमें तो भाई गांधी जी की कहानी जैसी हुई वैसे दिखानी है, और उसमें हमारा जो लेंस था बहुत क्लियरली ये था, बहुत सिंपल लेंस था कि भाई हम एक लड़के की कहानी सुना रहे हैं जो कैसे मोहनिया से गांधी जी बन गया। कि मोहनिया था, मोहनिया लोग बोलते थे उसको बचपन में। वो जो पूरा का पूरा सफर था उसका, how he achieved greatness over a period of time. How did that happen? 20 years he struggled in South Africa. Then he comes to India and he still keeps struggling. जब वो हमें सारा कुछ दिखाना था, तो और बहुत ईमानदारी के साथ दिखाना था। गांधी जी को लेकर आज जो भी भद्दी बातें की जा रही हैं, व्हाट्सएप पर जो फॉरवर्ड्स आते हैं और जो गंदी गंदी बातें की जाती हैं, उन सब लोगों को मैं एक बात केवल बोलना चाहूंगा कि मूर्खों, गांधी जी के सबसे बड़े आलोचक खुद स्वयं गांधी जी थे। तुम जो भी आज कह रहे हो गांधी जी के बारे में बुरा, उन्होंने खुद लिखा है। ट्राई फाइंडिंग द सोर्स फॉर एवरी स्टूपिड थिंग दैट यू आर टॉकिंग, इट्स गांधी जी हिमसेल्फ। सॉरी, मैं थोड़ा उत्तेजित हो रहा हूं, पर ये उत्तेजना बहुत जरूरी है उन सब लोगों का मुंह बंद करने के लिए कि तुम जो भी भद्दी गंदी बातें कर रहे हो गांधी जी के बारे में, उसका सोर्स गांधी जी स्वयं है। उनसे बड़ा तो क्रिटिक उनका कोई हो ही नहीं सकता है। पर वो बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने उन सारी बातों को लिखा है, जो गलतियां की हैं उसको माना है। चाहे उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जो he was not a very good husband, for a very long time till things turned around.
And the same Gandhi, when Kastur was dying at the Aga Khan Palace in Pune, जो अभी जो जेल था जहाँ पे वो लोग थे, और उस गांधी का जो चित्रण आप पढ़िएगा तो आपकी आंखों से बरबस आंसू गिर जाएंगे। और वो कुछ एक चित्र भी अगर आप देखिएगा कि भाई कितना ज्यादा लविंग ये हस्बैंड था, लेकिन जो अनफेयर हस्बैंड से लविंग हस्बैंड तक का सफर है गांधी जी का, उन्होंने खुद लिखा है। He was not a good father. How would we have known about it if he had not mentioned it? तो ये गांधी जी अपने जो क्रिटिक थे, अब उसको लेके लोग जो गंदी बातें कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, भद्दे भद्दे चित्र बना रहे हैं, तो वो मूर्ख है और वो मूर्ख ही रहेंगे। और इसमें मैं मेरा जो पर्सनल पॉलिटिक्स है यहाँ पे नहीं लाना चाहूंगा, पर यही उनको बोलूंगा कि अभागे हैं वो लोग जो गांधी जी की महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। आज उस आदमी की बहुत ज्यादा जरूरत है इस देश को और इस विश्व को, और इसीलिए समाज में, देश में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल स्टेज पे कोई भी काम का आदमी, बड़ा आदमी होता है, वो गांधी जी की चर्चा करता ही करता है। खैर सॉरी, मैं उत्तेजित ज्यादा नहीं, बिल्कुल जरूरी था ये बात, ये बात होना जरूरी, क्योंकि वो ये मैंने सवाल आपसे पूछा था जी। तो हमने कोशिश यही की है कि इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के गांधी जी को हम कॉन्शियसली नहीं काउंटर करें, लेकिन गांधी जी के जीवन को इस तरह से चित्रण उसका करें कि लोगों को समझ में आए कि अरे ये आदमी था, और उसमें जो भी चीजें हुई हैं उनके साथ, जो उन्होंने भी जहां गलतियां की, जहां पे उनके कुछ डिसीजंस थे जो हम अभी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, विजन इज ऑलवेज 20/20 व्हेन यू लुक बैक। इट्स ऑलवेज 20/20, इट्स ऑलवेज 6/6, व्हेन यू लुक बैक, सो अब आपको पुराना सब कुछ दिखाई पड़ रहा है तो आपको लग रहा है यहाँ गलत हुआ, यहाँ गलत हुआ, यहाँ गलत हुआ, लेकिन जब आप सामने से उसको कर रहे होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि भाई गलती हो रही है, सही हो रहा है, तो वो रहा है। और गांधी जी से भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, पॉलिटिकल लेवल पे गलतियां हुई हैं उनसे, पर्सनल लेवल पे गलतियां हुई हैं उनसे, और उन सबको हमको कॉन्शियसली डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे उन चीजों को तो हम उनको एक पेडेस्टल पर ही बिठा कर रखेंगे। डिबेट्स होने चाहिए उनकी जहां जहां उन्होंने गलतियां की हैं। नेहरू जी की गलतियों पे डिबेट्स होना चाहिए, इंदिरा गांधी जी की गलतियों पे डिबेट्स होना चाहिए, मोदी जी की गलतियों पे डिबेट्स होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? You write history by analyzing it. It cannot just be a documentation. तो हमने कोशिश यही की है गांधी लिखते वक्त कि हम बस डॉक्यूमेंटेशन नहीं करें, हम उसको एनालाइज भी करें, लोगों को बताएं कि देखो यहाँ गलती हुई है, यहाँ गलती हो रही है। जब वो मदन लाल ढींगरा ने जब इंग्लैंड में जब मारा था जिनको, और उसके बाद जब उनको सजा सुनाई गई थी, तो एक सेशन हुआ था जहाँ पे गांधी जी ने भी एक स्पीच दी थी, और उनके साथ एक बड़े ही इंटरेस्टिंग young man, a very interesting young man also gave a speech, and his speech completely overshadowed Gandhi's speech. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुहा साहब ने लिखा है। You know who was that person? A gentleman by name of Savarkar. तो आप इमेजिन कीजिए, ये गांधी जी को उन्होंने इतना ओवरशैडो कर दिया कि उसके बाद जो साउथ अफ्रीका गए, इंग्लैंड से, लंदन से, डर्बन जो गए, डर्बन तो उस जर्नी में उन्होंने हिंद स्वराज को लिखा, रिएक्शन में लिखा, हम कह सकते हैं। हमें मालूम नहीं है, पर हमने जिस तरह से चित्रण किया है, हम लोगों को मौका दे रहे हैं कुछ उन सवालों को उठाने का, उन सवालों को पूछने का और एनालाइज करने का। तो हमारा ये अप्रोच रहा है, और हंसल साहब ने बिल्कुल बखूबी हमें मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने कहा कि हाँ भाई, आप इसको अप्रोच को लीजिए और आप इसको लेके आगे बढ़िए। और हमने किया उस सारे जो हमारा अप्रोच था उसको पसंद किया उन लोगों ने, हंसल ने, समीर ने, एंड वी वर्कड ऑन दैट। सो व्हाट वी ट्राइड टू डू इज टेक गांधी, और मैंने पहले भी इस बात को मैंने कहा हुआ एक आध जगह कि हमने गांधी को हमेशा कैरेक्टर के नाम से पुकारा है, हमने हमेशा उसको मोहन बोला है। अभी तो मोहन ही है, अभी मोहन ही है वो शुरू, तो मोहन ही बोलना है उनको। और जब आपका लेंस वो है कि भाई हम उस आदमी को दर्शा रहे हैं, उस आदमी को की जो एंगुलरिटीज हैं, उसकी जो पिक्यूलियरिटीज हैं, उसके जो इन्फ्लेक्शंस हैं, जब आप उनको दर्शा रहे हैं, तो फिर आप एक ईमानदार आपकी कोशिश है। और अगर कोशिश ईमानदार है तो मुझे लगता है लोग उसको देखेंगे। सराहना मिले ना मिले वो तो भाई बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि भाई एक्टिंग कैसी की गई है, डायरेक्शन कैसा है, बाकी लोग कैसे हैं, सबको कैसे मिलाया गया है, तो वो तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। मुझे नहीं मालूम वो फाइनली उस पे दर्शकों की क्या राय होगी, और मैं यही मनाऊंगा कि भाई अच्छी राय हो। पर राइटिंग में हमने बहुत ईमानदारी के साथ सब कुछ किया है, बहुत
ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ सारी चीज़ों को हमने एक साथ वी पुट इट ऑल टुगेदर, एंड वी हैव बिलीव्ड इन creating a very compelling narrative of the man. Now let's see what the So the audience first react. season is what about making of the Mahatma, not the film. No, the first season is not yet the making of the Mahatma. The first season is about the factors that made Mohan into what he would have become. अभी वो साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान आए ही हैं, और यहाँ पर भी इनका बहुत स्ट्रगल चला है, हिंदुस्तान में भी, टिल ही रीच चंपारण, वेयर इंडिगो, वो इंडिगो को लेके जो हुआ, और वहां पे जो मैजिकल मोहनदास करमचंद गांधी, जनता पीछे चल रही, बिल्कुल जनता पीछे जो चली, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है उनका वहां पर। तो हमने वो, मगर उसके पहले जो स्ट्रगल है उनका, वो हमने दिखाया। जो लोग उस वक्त कांग्रेस चला रहे थे, कहीं ना कहीं, और ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूं तो भाई मैं इतिहासकारों से क्षमा चाहूंगा, पर आई थॉट मोहन वॉज ट्रीटेड एज अ वेरी एग्जॉटिक एनिमल। साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानियों को लेके ये कुछ कर रहा है, मंच पर कांग्रेस के अधिवेशन में इसको भी मौका दे दो, लंच के पहले मौका दो, ताकि लोग लंच का इंतजार कर रहे हैं और चाहे कि जल्दी खत्म हो ताकि ये लंच शुरू होए, लेकिन मौका दो। तो गांधी जी जब हिंदुस्तान आए थे उस जमाने में, परमानेंट तो जब आए तब आए, लेकिन उसके पहले जब आए थे तो कांग्रेस के कुछ अधिवेशनों में उनको मौका मिला था भाषण देने का, बट ही वाज स्ट्रगलिंग, ही वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, and that frustration was not only stemming from कि भाई मैं हिंदुस्तान के लोगों की बात, जो हिंदुस्तानियों हैं, जो हिंदुस्तानी हैं साउथ अफ्रीका में, उनकी बात नहीं कर पा रहा हूँ। The frustration wasn't necessarily stemming from that. The frustration also was stemming from his ambition. मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे लोग सुन नहीं रहे हैं, मैं बोलूंगा तो लोग मुझे सुनेंगे, और मुझे लोग सुनेंगे तो मैं शायद जो बड़े बड़े लोग हैं उनके शायद बराबर पहुंच सकूं, कहीं ना कहीं। अब ये बात not necessarily would be read it in the history books, but गुहा साहब ने कुछ चर्चा की है, थोड़ा इंडिकेट किया है, और मेरे जैसे लोग कुछ चीज़ों को पकड़ कर हम बैठे हैं, कुछ चीज़ों को हमने एनहांस किया है, और हंसल मेहता जी ने उन चीज़ों को और बहुत बहुत खूबसूरती से उसको शूट किया है, उसका चित्रण किया है। तो ये ऑब्वियसली सीरीज लाइक दिस इज अ is a saga. Exactly, saga, and a lot of people come together, जो जिन्होंने साथ मिलकर इनको बराबर, इसको बराबर लेकर आए हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं, बहुत बहुत आपको उसके लिए शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है कि गांधी, आप थोड़ा सा पर्सनल बात कर लेते हैं, हो गया ना डायलॉग बाजी बहुत हो गई, थोड़ा सा ना हम इस पर आ जाते हैं कि सिंपल सा सवाल है कि वैभव विशाल है कौन, कहाँ से आते हैं, क्या करते थे, अचानक से डायलॉग उनके जब निकल के आने लगे पता लगा अच्छा एक आदमी है। मतलब मैं तो वैसे भी जानता हूँ कि ट्विटर पे आप अपने विचार, अपने डायलॉग जो है वो धमाकेदार लिखते हैं, लेकिन वैभव विशाल कौन है जी? इस सवाल का जवाब तो मतलब मैं हमेशा खुद से पूछता हूँ कि वे कौन हूँ मैं, और जवाब मिलता है नहीं। सुदर्शन नहीं बघार रहा हूँ, पर हम सब कई बार खुद से पूछते हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन, बिल्कुल, हाँ, हम खुद से पूछते हैं। अच्छा, मैं सवाल बदलता हूँ, पर आपका सवाल वो नहीं था, मैंने इसको एक बड़ा ही दार्शनिक तरीके से मैं ढूंढने लगा इसका जवाब, मुझे पता आपका सवाल वो नहीं था, तो मैं अब जवाब देता हूँ। मैं मूलतः बिहार का हूँ, मैं पटना का हूँ, पटना में जन्मा पला बढ़ा, मैं 12वीं कक्षा तक वहीं था, और एक हिंदी मीडियम स्कूल से मैंने पढ़ाई की, और उसके बाद ओ हेनरी की लास्ट लीफ मैंने पढ़ी थी, और उसमें एक बड़ा ही सुंदर चित्रण है एक चित्रकार का, और ही वांट्स टू मेक अ मास्टरपीस, और दो लड़कियां हैं, एक को निमोनिया है और एक पौधा है जिससे कि पत्ती जा रही है, और वो कहती है कि भाई लास्ट लीफ चला जाएगा, आई विल डाई, एंड द पेंटर कम्स टू नो अबाउट इट, हु इज वेटिंग टू क्रिएट हिज मास्टरपीस, and the leaf remains over there, and they later come to know that he had painted it, and it got and he had stuck it over there, so it never ran, it never flew away, and the girl survived but the man dies. तो बहुत ही प्यारी he went out in the cold and painted, बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत प्यारी कहानी ओ हेनरी साहब की, और मैं वैसा ही चित्रकार बनना चाहता था। मुझे लगता था कि भाई ये जो संवेदनशीलता है, ये जो सेंसिटिविटी है, ये जो सेंसिबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं 12, 13, 14 साल की उम्र के लड़के को शायद बहुत ज़्यादा भाग गई थी। और मेरे पेरेंट्स प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर दोनों,
तो माहौल साहित्यिक था घर पे और कई सारी किताबों को पढ़ने का मौका मिला, और ज़्यादातर तो हिंदी में ही पढ़ा हमने, लेकिन हाँ, पढ़ा और पढ़ के कोशिश की कि भाई हम उन लेखकों जैसा सोचना शुरू करें या उस रास्ते पर बढ़ें। और जब ये पढ़ा मैंने और थोड़ी बहुत चित्रकारी करता था, तो मैंने उनको बोला कि मैं चित्रकला पढ़ना चाहूँगा, फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन करना चाहूँगा। तो पापा मम्मी ने कहा ठीक है भाई करो। 4 बच्चे थे, उन्होंने कहा एक लड़का कुछ दायां बायां भी करता है, कुछ अलग भी करता है, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा। 3 और थे, बड़ा भाई सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उनको लग गया था कि हाँ भाई बच्चे ठीक ठाक कर लेंगे। और बिहारी माँ बाप की एक ही तमन्ना होती है कि भाई कोई एक IAS अधिकारी बन जाए। हाँ, अधिकारी बन जाए। तो उन्होंने ये उम्मीद मेरे से छोड़ दी, मगर ठीक है, उनको लगा कि भाई हैं ढेर सारे हैं। और तो मैं फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के लिए MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा पहुंचा। तो ओ हेनरी मेरी लाइफ में हो चुके थे, पर एक दूसरे सज्जन ने अचानक मेरी लाइफ में प्रवेश किया। 2 दूसरे सज्जनों ने, एक का नाम था PV नरसिम्हा राव और दूसरे का नाम था मनमोहन सिंह। 1992 में जब मैं ग्रेजुएशन करने गया, तो 91 में द लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैड जस्ट हैपेंड, और अचानक जो वर्ल्ड है बिल्कुल खुल गया हमारे सामने। तो अब जब मैं ग्रेजुएशन करने के पहले, मुझे याद है कि भाई कोई विदेश से रिलेटिव आता था तो कैमे सोप लाता था और चार्ली परफ्यूम लाता था, और मैंने देखा कि अरे सुपरमार्केट पे कैमे सोप मिलने लगा, और मैंने ये समझा कि भाई ये तो कंज्यूम करना बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो कंज्यूमरिज्म वाली जो चीजें थी, जो इकोनॉमी थी, उसमें वो हमारा इंतजार कर रही थी, और मैं उसको एम्ब्रेस करने के लिए तैयार था, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब और PV नरसिम्हा साहब ने हमें कहा कि भाई तुम्हारे माँ बाप की जो सोच थी, पैसे बचाओ, ये करो, वो एक सोच थी, तुम पैसे कमाओ और पैसे खर्च करो प्लीज। तो फाइन आर्ट्स ग्रेजुएशन करते करते मैंने ओ हेनरी साहब को धता बता दी। मैंने उनको बोला थैंक यू सर, आपने मुझे, मेरे सोच को आपने थोड़ा बहुत शेप किया, बहुत अच्छी बात है, पर अब मैं कुछ और करना चाहूँगा। तो फिर मैंने थोड़ा पलायन हो गया और मैंने फिर MBA किया नरसी मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बॉम्बे से, और 96 से 98 के बीच मैंने MBA की पढ़ाई की। और नरसी मोहन जी बड़ा इंस्टीट्यूट मानते थे, अभी भी मानते हैं। जी। और मैंने रियलाइज किया कि घुसना आसान था, निकलना मुश्किल था, क्योंकि गणित और अंग्रेजी भाषा का टेस्ट होता था, और वो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ के कर लिया हमने, तो घुस तो गए, मगर वहां जाने के बाद पता चला कि भाई शर्ट को टक इन करके घूमना पड़ेगा, टाई लगानी पड़ेगी, वो सब करना पड़ेगा। तो किया, लेकिन वो थोड़ा तकलीफ होने लगी थी। तो वहां से निकले और प्लेसमेंट हो गया। माँ बाप खुश कि भाई बच्चे का प्लेसमेंट हो गया, पैसे कमा रहा है। उस समय पैसे कमाना भी बहुत बड़ी बात होती थी। पर 1-2 साल करते करते मैं एडवर्टाइजिंग में घुसा था। आई वाज डूइंग क्लाइंट सर्विसिंग, अकाउंट प्लानिंग। पर 1-2 साल में समझ में आ गया कि भाई ये तो मुझे करना नहीं। तो फिर लाइफ ने एक नया टर्न लिया, तीसरी बार 2-3 सालों के भीतर, और मैंने MTV ज्वाइन कर लिया। और MTV में बड़ा ही मज़ेदार, वो हमारे 10 साल मैंने MTV में गुजारे। वहाँ पे हम कैंपेन्स भी लिखते थे, मार्केटिंग भी कर रहे थे, सारा कुछ हम ही, मतलब एक छोटी सी टीम थी और सब हम ही करते थे। तो इट वाज लाइक एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी विद इन द कंपनी, विद इन द चैनल। एंड आई थॉट मोर इम्पोर्टेंटली वी वर शेकिंग एंड शेपिंग परसेप्शंस। तो हमने डायलॉग्स की बात की। उस जमाने में डायलॉग्स बस MTV पर ही आ रहे थे। उस जमाने में आपने बताया, आपने कुछ प्रोमोज लिखे हैं MTV में, तो आप सहमत होंगे मेरे से कि भाई MTV ही था जहाँ पे शोले भी रिविजिट किया जा रहा है। आप जितना वाकई हो सकते थे वही हो सकते थे। बिल्कुल, कि आप पागलपन की हदें पार कर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो इररेवरेंस और इररेलेवेंस का जो अनूठा सम्मिश्रण था, वो वही मिल सकता था। और आई वाज लकी दैट God sent me over there. God is very kind to her people. And, she sent me there, and there I was with some of the most creative people that this country could have seen. So for 10 years I was there. And then I, started managing the creative team and रोडीज और स्प्लिट्सविला के अलावा जो भी शोज थे वो मैं कर रहा था। अच्छा, वो आपने, ईश्वर की कृपा है कि वो मैं कर रहा था। हाँ, मैं बहुत सहमत नहीं हूँ वो जो स्प्लिट्सविला या रोडीज की जो के साथ जो शुरुआत हुई, वो फिर वो
देश ही कहीं और चला गया, तो शेकिंग शेपिंग परसेप्शन के चक्कर में हमने कुछ गलतियां भी की, जो कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इन्वॉल्व नहीं था इन शोज में। मैंने रोडीज का सबसे पहला जो प्रेजेंटेशन हीरो होंडा को था, मैंने ही किया था, और तब शो का नाम था साथ साथ। 7 लोग जा रहे थे, साथ जा रहे थे, साथ साथ, और बहुत सारे नाम हुए, और उसके बाद रोडीज का नाम आया। बट द fact of the matter is that I was doing the other shows and that kept me very very happy, till we reached the place जब मुझे लगा कि भाई 10 साल MTV भी हो गया, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा खुद को और एक नया चैलेंज देते हैं। तो मैंने एक जो चैलेंज था कैमरा का, मैंने बोला वो हटा देते हैं, मैंने रेडियो ज्वाइन कर लिया। अरे वाह जी। और मैं रेड FM का नेशनल क्रिएटिव हेड था, मैं 1 साल रेड FM में था। पर वो भी मुझे बहुत, मैंने सॉरी पॉज दे रहा हूं, मैंने जिंदगी में एक ही असाइनमेंट रेडियो किया है जी, और रेड FM के लिए किया। अच्छा। पर तब शायद आप नहीं थे जी। और वो मैंने अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन पे उनका इंटरव्यू मैंने किया था, मॉरिशस पे जाके किया था। क्या बात है। और वो 11 बार 11 अक्टूबर को 11-11 मिनट के चंक करके रेड FM ने दिन भर चलाया था। और मुझे पता नहीं था कि ये इतनी सी डिवाइस दे दी गई थी कि यार इससे बात करनी है। एक तो अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू, दूसरा वो इतनी सी डिवाइस, कैमरा से बात कर सकते हैं, कैमरा तो मुझे कंफर्टेबल था, ये इससे कैसे बात करूं, ये क्या है ये तो पर वो मेरा जो अनुभव था रेडियो का, तब ये होजे वगैरह हुआ करते थे रेड एफएम पे, इंडिया टुडे यूज्ड टू होने। जी होजे एंड सुरेश। हाँ, सो दिस वाज दैट टाइम रेड एफएम वाज विद इंडिया टुडे। जी। सो सॉरी, आप तो ऐसी रेड एफएम की याद आई तो मैंने कहा मैं बस तो मैं 1 साल था रेड एफएम में, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो इमीडिएसी ऑफ द मीडियम जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था वो मिसिंग था, क्योंकि रेडियो बहुत टेम्पलेटेड फॉर्मेट पे चल रहा था कि भाई मॉर्निंग शो होगा, मिड मॉर्निंग शो होगा, आफ्टरनून शो होगा, इवनिंग शो होगा, लेट इवनिंग शो होगा, हो गया। और शोज में भी इतने लिंक्स होंगे, इतने एड्स आएंगे, ऐसा ऐसा होगा। तो मुझे लगता है कि जो मुझे चाहिए था, जो मुझे, जिस वजह से मैंने विजुअल मीडियम छोड़कर मैं रेडियो में आया था, मुझे वो खेलने का मौका नहीं मिला। और मैं 80 के दशक में पला बढ़ा लड़का हूं, तो मेरे लिए आकाशवाणी वाणी वाज द हवा महल पे नाटक सुनता। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो मुझे और वो बहुत उनके वो दादा लोग चला रहे थे। तो हर बार जरूरी नहीं है कि जो आप अलग कर रहे हैं वो काम का ही हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मीडियम आपको वो आपको इंस्पिरेशन लेना चाहिए था। जब नीलेश मिश्रा ने इंस्पिरेशन लिया तो उन्होंने क्या शो बना दिया। बिल्कुल। और वैसे शोज युवावाणी में और कहाँ आते थे, तो वो कहीं ना कहीं वो हुआ। तो फिर रेडियो मैंने छोड़ दिया 1 साल बाद, और फिर मैंने बोला कि कुछ और नया करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो मैंने कभी नहीं किया है, थोड़ा ऐसे स्पेस में जाते हैं जो मैं थोड़ा कंफर्ट लेवल बहुत हाई नहीं हो। तो मैंने फूड प्रोग्रामिंग करना शुरू किया। मैंने संजीव कपूर साहब के साथ काम करना फूड में जी, फूड में मैंने काम किया, और कोशिश की कि भाई उनका जो एक खास तरीके से वो काम करते थे उस धर्रे को तोड़ूं। वो जो नमक स्वादानुसार टाइम कैप्सूल है, उससे निकल कर कुछ हम और करें। तो एक आध शोज वहां बनाए जो मुझे अभी भी देखता हूं तो लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छे से शूट किया था। उस जमाने में वो PD 170 पे शूट हो रहा था, और मैंने फिर बोला कि भाई नहीं, फूड तो बाद में आई थिंक इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट चैनल्स जो कि क्योंकि फ्लैट टीवी आ गए थे तो वो स्क्वीज करके ब्रॉडकास्ट होने लगा था, है ना। जी। तो मैंने उस व्याकरण को, उस ग्रामर को चेंज करने की कोशिश की, और कुछ हद तक सक्सीड किया, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि और भी फैक्टर्स थे जो काम कर रहे थे। और उसी ज़माने में एक दिन किशोर लूला साहब ने मुझे कॉल किया, जो इरोस कंपनी के कंपनी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ आप काम कीजिए। तो हमने कहा ठीक है, करते हैं काम। फिर मैंने इरोस ज्वाइन कर लिया। इरोस नाउ में मैं अटैच था, और मैं इरोस नाउ रन कर रहा था। आई वाज द चीफ क्रिएटिव ऑफिसर ऑफ इरोस, एंड आई ट्राई डूइंग थिंग्स ओवर देयर। कुछ एक फिल्मों की मार्केटिंग भी की, बजरंगी भाईजान हो या बाजीराव मस्तानी हो, अच्छे लोगों के साथ काम करने को मौका मिला। और उसी ज़माने में मेरी हंसल साहब से भी पहली पहचान हुई, क्योंकि अलीगढ़ जो फिल्म उनकी थी वो इरोस ने रिलीज़ की थी। और हंसल के साथ एक ट्यूनिंग बंधी। वो बहुत ही फनकार किस्म के आदमी हैं, वो उनको टैलेंट दिख जाता है, और कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा भी जो भी थोड़ा बहुत देखा उन्होंने मुझ में। और अलीगढ़ के लिए हमने काम किया। कम आउट करके एक कैंपेन था जो मैंने बनाया था उनके लिए, जो फिल्म का टैगलाइन बन गया था। तो उन्होंने देखा, और फिर जब एक दिन मैंने इरोस छोड़ दिया, और वो भी ऐसे छोड़ा कि काम हो रहा था अच्छा। और क्या होता है ना, इन कंपनियों के साथ आपको काम के अलावा बहुत सारे और रीजंस के लिए रखा जाता है। कई बार यू मेक फॉर अ फैंसी स्लाइड इन अ पावर पॉइंट। जब वो
इन्वेस्टर्स को प्रेजेंटेशन किया जा रहा है कि भाई हमारे यहाँ ये सज्जन है जिन्होंने यहाँ काम किया, यहाँ काम किया, ऐसा काम किया है। और अब मैडमैन वाला स्ट्रक्चर है बेसिकली, है ना? जी। और मुझे लगा एक दिन कि मैं आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ अ फैंसी पावर पॉइंट स्लाइड। क्या हो जाता है कि भाई आपको काम अच्छा मिले ना मिले, पैसे अच्छे मिलने लगते हैं, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, ऑफिस भी अच्छा मिल जाता है, पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है। हाँ, बिल्कुल रुक जाती है। और क्या हो जाता है ना कि भाई आपको विजिटिंग कार्ड्स आपके फैंसी होते जाते हैं। मुझे जब उन्होंने चीफ क्रिएटिव ऑफिसर बनाया तो मैंने मेरे पिताजी को कॉल किया और मैंने कहा भाई इस कार्ड को आप सेव करके रख लीजिए, क्योंकि ये पहली और आखिरी बार हो रहा है जब चीफ और ऑफिसर मेरे नाम के साथ अटैच्ड हो रहा है। इसके बाद कभी नहीं होने वाला है। और मुझे लगा कि भाई अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो मेरा जो ग्रोथ है बिल्कुल स्टंटेड हो जाएगा, और मुझे वो नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है। तो एक दिन मैंने अपने जहाँ ऑफिस में था वहाँ बैठा था, सॉरी रॉस का 2 ऑफिस था, तो एक ऑफिस में मैं, टेरेस थी, वहाँ घूम रहा था, बड़ी प्यारी हवा आ रही थी और बड़ा अच्छा अंधेरी का स्काईलाइन दिख रहा था। और मैंने खुद को बोला कि यार ये लेगेसी छोड़ के मुझे नहीं जाना है। क्या ये लेगेसी छोड़ के मैं जाना चाहूंगा मेरे लिए कि भाई एक बड़े से ऑफिस में आपको कॉर्नर ऑफिस मिल गया था जहां से आपको अर्बन लैंडस्केप दिखाई पड़ रहा था शीशे की दीवार से, और आप शायद इसके बाद जहां जाते वहां से हो सकता है कि आपको उचक्कर समुंदर भी दिख जाता, और उसके बाद जब आप जाते समुंदर सामने दिखता, पर इससे ज्यादा आपका ग्रोथ नहीं होता। तो मैंने बोला मुझे ये लेगेसी नहीं छोड़नी, मुझे कुछ ऐसा करना है जो मुझे अच्छा लगे। और ये बात होगी 2015-2016 के बीच की। एंड वन फाइन डे आई सेड आई डोंट वांट टू डू इट, सो आई टॉक टू माय वाइफ। एंड बच्चा छोटा था, पर मैंने कहा कि यार मुझे नहीं करना है, मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं करनी। और ईश्वर की कृपा थी कि उस दिन जो नौकरी छोड़ी फिर उसके बाद दोबारा नहीं करनी पड़ी। उस दिन जो अनएम्प्लॉयड हुआ, ईश्वर की कृपा से अभी भी अनएम्प्लॉयड हूँ, पर जो काम करता हूँ उसको एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बोलूँगा, पर जो काम करता हूँ उससे खुशी बहुत मिलती है। और एक के बाद एक फिर जब छोड़ा और लोगों को पता चला जिनके साथ मैंने पहले काम किया था, वो लोग बुलाने लगे। हंसल ने बुलाया, भंसाली साहब ने बुलाया, रोहन सिप्पी ने इनिशियली उनसे बातचीत हुई, और ये वो लोग थे जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया था, उनके जरिए और लोगों से फिर बात होने लगी। और धीरे धीरे इतने लोगों से बात होने लगी कि भाई काम थोड़ा थोड़ा मिलने लगे। एकता कपूर के साथ मैंने कुछ किया, फिर कुछ और किया, उनके साथ काम मिलने लगा, पैसा मिलने लगा। और कुछ काम ऐसे हैं जिनकी मैं चर्चा भी नहीं करता हूँ, कुछ काम ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं अभी। और मिला जुला के इन सब लोगों के सौजन्य से एक नया जीवन मुझे मिला, और वो बहुत प्यारा, बहुत सुंदर वो जीवन रहा है, और वो जीवन अभी भी चल रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार करो, जी, है ना, नौकरी मत करो जी, बिजनेस करो, औरों को काम दो, और आपने उसको दिल पे ले लिया 2015 में। मैं देख रहा हूँ कि आप कितने बड़े भक्त हैं। बहुत बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। वो आप भी देख रहे हो और वो भी देख रहे हैं। तो बिल्कुल। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रही आपकी। अब मैं एक बात आपको और बोलना चाहूंगा कि ये सब तो चलो भाई जीवन एक खास तरीके से चला। एक मैंने जरूर चीज की, सब कुछ करने के अलावा एक स्वप्न देखा था मैंने, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, एस्पायर कर रहा था, और लिखा, और बहुत लिखा, अलग अलग चीज लिखी। और मैं कभी भी लिखने से मैं चूका नहीं। किसी ने बोला दोबारा लिखो, मैं दोबारा तिबारा लिख कर गया, क्योंकि मैंने बोला भाई मेरा काम है लिखना, कोई चाह रहा दोबारा लिखे तो क्यों ना लिखूं। पर एक और चीज मैंने की, मैंने दाढ़ी बढ़ा ली, मैंने बाल बढ़ा लिए। और उससे क्या हुआ कि जिन लोगों को लगता था कि मैं नहीं लिखता हूं या नहीं लिख सकता हूं, उन लोगों को भी लगने लगा कि मैं लिख सकता। क्या बात है। तो एक ये बहुत बड़ा, और आपने 2 लोगों का, और मतलब बाबा का भी रोजगार आपने बढ़ा दिया, ट्रिप का भी करा लिया ना। तो ये देखिए भाई आप एंटरप्रेन्योर बन गए। बिल्कुल बन गया। और देखिए कार्ल मार्क्स को भी दाढ़ी बढ़ानी पड़ी थी, वामपंथियों को भी दाढ़ी बढ़ानी पड़ी थी अपना वजूद दिखाने के लिए। मैंने तो डबल चिन छुपाने के लिए बढ़ाई है। तो जब वामपंथियों ने ऐसा किया तो और वो वामपंथी बने इसलिए क्योंकि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी। तो सबने बढ़ाई हुई है। तो ये मुझे लग रहा है कोई एंटी जिलेट टाइप का कैंपेन चल रहा है पूरे दुनिया में, कहीं सब लोग दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शेविंग का धंधा ही खत्म हो जाएगा।
चलिए, अब ये बात हुई, बड़ी अच्छी आपकी कहानी ये रही। और मैं ये बस चलते चलते लास्ट, क्योंकि समय हो रहा है और आपको भी भागना है, मुझे भी जी। ये ऐसा क्यों होता है बिहार में कि दो दो नाम होते हैं, है ना? कि वैभव विशाल, राजीव रंजन, रवि राजेश, सुधीर विनोद, मतलब जो कहे सुधीर विनोद, बट ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में होता है। और मतलब बड़ा अच्छा, इसका सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि दो नाम है जी। और एक तरह से ये सरनेम हटा देता है तो कास्ट वास्ट का झंझट नहीं रहता जी। और ये कहना जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये लोग का, ये सारे उच्च वर्गीय ब्राह्मण भी दो नाम रखते हैं जी। ये क्यों होता है? कभी आपने इसको शोध किया? नहीं, बिल्कुल, मैंने मेरे पिताजी से पूछा भी, क्योंकि जब मैं बंबई में पासपोर्ट बनवा रहा था तो मुझे बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि वो सरनेम में मैं क्या लिखूं। और बंबई बनवा रहे थे तो वैभव विशाल, पिताजी का नाम, फिर सरनेम, इतना लंबा नाम। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मुझे करना नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई पिताजी का नाम लगाते नहीं। और वैभव विशाल, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे पेरेंट्स का बहुत दे हैड अ लिटरेरी बेंट ऑफ माइंड, तो बस दो शब्दों को आसपास डाल नहीं दिया गया। इसका मतलब यह है जो जिसका वैभव विशाल हो। और मैं हमेशा इसके बाद कहता हूँ कि बहुत गलत उन्होंने नाम दिया, क्योंकि अभी तक वैभव विशाल हुआ नहीं। क्या बात कर रहे हैं, अब विशाल होना शुरू हुआ है, अभी तो पहला कदम है। धन्यवाद। तो बट मेरे बड़े भाई का नाम है गौरव प्रतीक, मेरे छोटे भाई का नाम है रजत विभास। तो इन सब शब्दों का साथ लाने का कुछ मतलब है, जिनमें चांदी की लस्ट ऑफ सिल्वर इज रजत विभास, गौरव के प्रतीक है वो गौरव प्रतीक हुए। हमारी छोटी बहन का नाम था ईप्सा अनुकृति, जिसका मतलब हुआ कि भाई जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, पर उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। उनको सब लोग इप्सा इप्सा बोलते थे, उन्होंने अपना नाम अनुकृति पांडे कर लिया। तो हमारे घर में मजेदार बात यह है कि भाई हमारे यहाँ जो the girl has the father's surname, and my mother has her maiden surname, so it's all very very complicated, and the brothers have no surnames at all, which is why I am of no surname fame on Twitter and on Instagram. तो ये तो भाई कहानी हो गई, नाम क्यों दिए गए और मतलब क्या था। पर बिहार में क्यों, इसलिए क्योंकि जब हम लोग बड़े हो रहे थे, 70 के दशक में हम पैदा हुए, 80 के दशक में हम बड़े हुए, और कहीं ना कहीं उस वक्त कास्टिज्म वाज एट एन ऑल टाइम हाई, तो माँ बाप को ये डर था कि भाई हमारे सरनेम से पता चल जाएगा कि भाई हमारी जाति क्या है। और चूंकि जातिवाद में उनका खुद का कोई विश्वास नहीं था। वो देखिए, नेहरू के भारत में जो भी बड़े हुए हैं वो उनसे ज्यादा मॉडर्न कोई नहीं हुआ। हाँ, ये बात तो है। My parents, they got married in 1971. My mother had her maiden surname. She still has a maiden surname, आज से 50-60 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। तो they were very very modernistic in their approach. So they said we will do away with the surname because हम चाहेंगे नहीं कि भाई जिस भी जाति से हम आते, और मैं रिवील नहीं करूंगा कि भाई कौन सी जाति के हम हैं, बट उनका था कि भाई कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करे कि भाई ये इस जाति से हैं तो भाई। But that's your parents. जी, that's my parents. But in general in Bihar. So in general what happened was that कहीं ना कहीं जातिवाद इतना ज्यादा जोरों पे था कि लोग डर डर के वो हटाने लगे अपने नाम के आगे से, क्योंकि जाति को लेके बहुत ज्यादा वहाँ पे क्लैशेस होते थे। और देखिए, ये कुछ और डिस्कशन बन जाएगा, पर लालू यादव जी का जो ग्रोथ हुआ है, लालू यादव जी, शरद यादव जी और नीतीश कुमार जी, और ये सब जेपी के साथ, पर कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण और उनके साथ जो सो कॉल्ड अपर कास्ट और लोअर कास्ट, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के बीच जो तनाव था, और जो कहीं ना कहीं जो हाउ द सो कॉल्ड अपर कास्ट हैड टेकन ओवर एवरीथिंग, तो उससे भी पनप के आया ये। तो उनका एंग्स्ट हो सकता था इसके खिलाफ। एग्जैक्टली, तो था, बिल्कुल था। रणवीर सेना जैसी सेनाएं जो थी उस जमाने में बनी थी कि भाई, अगेन आई डोंट वांट टू टेक नेम्स ऑफ द कास्ट कि भाई ये भूमिहार की सेना है, यादव की सेना है, बट जो क्लैशेस हो रहे थे, जो लोगों को मारा जा रहा था, जो अचानक 20-20 लोग एक साथ मार दिए गए क्योंकि फला कास्ट वाले आए, फला कास्ट के लोगों को मार दिया, तो इसका बहुत ही गंदा, बहुत ही विभत्स रूप जो था वो उभर कर आया था। तो कहीं ना कहीं इट वाज आल्सो आउट ऑफ फियर।
It was not just a very, my parents may have had a very ideal, this thing towards it कि नहीं जाति का नाम नहीं, but a lot of it also emerged from fear कि भाई जात से ये मालूम चल जाएगा और लोग मार देंगे. So it came from that, and then it became also a fashion. I would want to believe that also happened. फिर वो कई सारे नाम जिनका कोई मतलब भी नहीं है भाई, किशोर विनोद, सुधीर विनोद की आपने बात की, एक किशोर कुणाल साहब हुआ करते थे हमारे यहाँ, वो उनके मतलब कई सारे नाम जो थे ऐसे ही डाल दिए गए आसपास और कोशिश किया गया कि भाई उससे कुछ मतलब निकाला जाए, पर सब नामों का एक साथ मतलब था नहीं. बट या इट बिकेम अ ट्रेंड. बहुत शानदार बातचीत रही वैभव भाई, बहुत मजा आया. आपके दोनों नाम वैभव रहे और विशाल रहे वैभव आपका. धन्यवाद. पर चलने से पहले एक डायलॉग जो कि हमारे लिए और हमारे देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए कुछ जीवन में एक आधार बने. आधार कार्ड ना बने, आधार बने. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नहीं तो मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ, और ये डायलॉग मेरा जो है इसको बहुत अलग अलग संदर्भों में यूज भी किया गया है. एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हुआ इसके साथ. पर इसकी जो सोच है, द रीजन व्हाई दिस डायलॉग बिकेम सो बिग, क्योंकि इसके पीछे जो सोच छिपी है ना वो बहुत स्ट्रांग है. और मैं ऑडियंसेस को कहना चाहूंगा कि भाई रिस्क है तो इश्क है. और एंड आई जेन्युइनली थिंक दैट एज अ मैसेज इट रियली वर्क्स. क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लीजिएगा, अगर आप खेलिएगा नहीं, मैंने रिस्क लिया जीवन में और उस वजह से मैं जहां हूं वहां हूं, तो वो रिस्क लेना बहुत बहुत जरूरी है. और रिस्क लीजिएगा तो ही फिर इश्क आएगा. So I genuinely believe in this philosophy, and I hope and pray that the people that I'm talking to and your audiences that I'm speaking with, they also take this as a they have this as a takeaway, and do take those risks. And I'll just say the complimentary line. Your dialogue हो, लेकिन इश्क है तो रिस्क है, क्योंकि इश्क था उस काम से, इसलिए रिस्क लिया. बिल्कुल छोड़ने का. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत शुक्रिया आप आए. ये हमारे स्पॉन्सर हैं Prodigy Pro, इनकी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है ये. थैंक यू Prodigy Pro. God bless you.